बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारक चौधरी। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट हर सूरत आईनी तरमीम लाने जा रही है, गवर्नमेंट आईनी अदालत बनाने जा रही है। उन्होंने जो अपने दीगर जमातों के साथ मसवदे शेयर किए हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइसा उन्होंने आईनी तरमीम का केस भी लगा दिया और बड़ी ज़बरदस्त टाइमिंग के साथ उन्होंने ये केस लगाया है। और आपको बताएंगे कि जस्टिस मंसूर अली शाह अब वो कौन सा बड़ा जो डिसीजन है वो लेने जा रहे हैं और कब वो ये डिसीजन लेंगे। हमारे साथ रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आईनी तरमीम का केस लगा। चीफ जस्टिस काजी फाइसा के सरबराही में 3 रुकनी बेंच 17 अक्टूबर को इस केस की समाअत करेगा। ये केस बड़ा जल्दबाजी में इसको लगा दिया गया। हफ्ते को रोज़ राबत ज़ुबैरी जिन्होंने ये आईनी पिटीशन दाखिल की थी, उन्होंने इसमें एप्लीकेशन दाखिल की। इस एप्लीकेशन को फौरी तौर पर टेकअप कर लिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सामने इसको ले जाया गया और इसको सुप्रीम कोर्ट में 17 अक्टूबर को 3 रुकनी बेंच के सामने लगा दिया गया। नाज़रीन, नॉर्मल प्रैक्टिस तो ये है कि अगर कोई एप्लीकेशन जब दायर होती है और उस पर रजिस्ट्रार ऑफिस जो है अपने एतराज़ात आयद करते हैं तो इसको सुप्रीम कोर्ट के जज साहब जो है चैम्बर में इसकी समाअत करते हैं। इस पर कोई भी जज जो है इसकी समाअत कर सकते हैं, जिसको कमेटी कहे या जिसको चीफ जस्टिस पाकिस्तान वो कहें। लेकिन अब इसको एतराज़ात इस पर तो ज़रूर उठाए गए, लेकिन इसको किसी जज साहब के सामने नहीं लगाया गया बल्कि डायरेक्ट इसको कोर्ट में लेके आया गया। आपको बताते चले, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्टिकल 63A का केस था वो भी बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने टाइमिंग के साथ लगाया था। एक गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डिनेंस आता है, उसके बाद केस लगा दिया जाता है, हम ख्याल बेंच बन जाता है और इसमें अपना फैसला सुना देता है। अब इसको भी एक ऐसे ही हम ख्याल बेंच के सामने लगा दिया गया है और इस वक्त आपको बताते चलें, चूँकि जो तमाम हाई कोर्ट्स हैं वहाँ पर वकला ने अपनी एप्लीकेशनें दायर की हैं, दरख्वास्तें दायर हो चुकी हैं, पिटीशनें उनके पास पड़ी हैं। और एक यह डर जो है वो ये भी है कि कहीं किसी हाई कोर्ट से कोई ऐसा ऑर्डर ना आ जाए जो कि गवर्नमेंट की सारी मूव को रोक दे, गवर्नमेंट की आईनी तरमीम को रोक दे, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। 25 अक्टूबर को चीफ साहब ने जाना है, 10-12 दिन रहते हैं और अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा आईनी तरमीम के पास होने में और आईनी अदालत के बनने में। यही बात है, बहुत सारे लोगों के दिल में जो ख्वाहिशें हैं वो जन्म ले रही हैं और आईनी अदालत का उनको चीफ जस्टिस बनना है, किसी को जज बनना है, तो सारी मूव जो है वो बड़ी एक कैलकुलेटेड तरीके से चल रही है। आर्टिकल 63A का केस था जी। पहले तो गवर्नमेंट को ये बड़ी मुश्किल थी, वो नंबर नहीं पूरे कर रही थी। 2/3 अक्सरियत का जो मैजिक नंबर था वो बड़ा मुश्किल था उनके लिए पूरा करना। आर्टिकल 63A ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से वो हुकूमत की सहूलतकारी में अपना वो फ़र्ज़ जो था वो अंजाम दिया। अब नाज़रीन, जो आईनी तरमीम का केस लगा है 17 अक्टूबर को, इसके बावजूद का रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एतराज़ात उठाए गए। इसको सिंगल बेंच में लगना चाहिए था, चैम्बर में जाना चाहिए था, लेकिन इसको ओपन कोर्ट में लेके आया गया। वो ज़राए कहते हैं कि 17 और 18 अक्टूबर SCO कॉन्फ्रेंस के बाद गवर्नमेंट जो है वो अब तरमीम करने जा रही है, गवर्नमेंट ये अटेम्प्ट करने जा रही है और इसलिए ये भी खदशा है कि कहीं हाई कोर्ट से कोई बड़ा ऑर्डर ना आ जाए कि इसको रोक दिया जाए यानी तरमीम के खिलाफ। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि केस का लगना बड़ा ज़बरदस्त है, टाइमिंग बड़ी ज़बरदस्त है। अब देखें, चीफ जस्टिस साहब उन्होंने केस तो लगा दिया है, अब इसमें वो क्या हेयरिंग करते हैं, किस तरह से उनकी जो ऑब्जर्वेशन होंगी वो बड़ी इसमें इंपॉर्टेंट होगी। क्या ऑब्जर्वेशन देते हैं और किस तरह से इसको टेकअप करते हैं, कैसे लेके चलते हैं और इसमें भी क्या फ़ैसला आता है। बहरहाल ये अब 17 अक्टूबर को सारा वाज़ेह हो जाएगा। दूसरा आपके साथ डिस्कस करें कि इस वक्त तमाम सियासी जमातें उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने जो तरमीमी मसवदे हैं उनको शेयर कर दिया है। एक तरमीमी मसवदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है जिसको मौलाना फजल रहमान के साथ शेयर किया गया है। मौलाना फजल रहमान का मसवदा पीपल्स पार्टी के साथ शेयर किया गया है। गवर्नमेंट का जो आईनी तरमीम का मसवदा है वो भी मंजर आम पर आ चुका है। तो सारे जो मसवदे हैं इस वक्त तक वो सामने आ चुके हैं। उनमें एक चीज़ तो जो मुश्तरक नज़र आती है कि आईनी अदालत के बनाने पर ये रज़ामंद है सारे कि आईनी अदालत जो है उसको बनाया जाए। इसमें एक जो चीज़ थोड़ी सी वो ये है कि मौलाना फजल रहमान वो अभी ये देख रहे हैं, वो कहते हैं जी कि अगर मसला आईनी बेंच बनाने से हो जाए तो इसमें हम आईनी बेंच भी बना सकते हैं।
ان کا اب یہ کہنا ہے، یہ جمعیت علماء اسلام جو فضل الرحمان گروپ ہے ان کا یہ بھی موقف ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ آئینی عدالت بنا دی جائے، 18ویں ترمیم کو بحال کر دیا جائے، 19ویں ترمیم انہوں نے کہا جی کہ جو زبردستی پاس کروائی تھی پارلیمنٹ سے اس کو ختم کروا دیا جائے، 19ویں ترمیم جس میں ججز کے حوالے سے وہ سپریم کورٹ نے ایک وہ نوٹ بھیجا تھا پارلیمنٹ کو۔ تو ناظرین اب چونکہ جو مولانا فضل الرحمان ان کا بھی یہ آئینی مسودہ اس میں جس میں 23 کے قریب وہ شکے ہیں وہ، لیکن ابھی اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ اگر آئینی عدالت پر اعتراض ہے، جیسے وکلا کو اعتراض ہے، پاکستان تحریک انصاف کو اعتراض ہے، تو وہ کہتے ہیں جی کہ پھر سپریم کورٹ میں 5 سینئر ججوں کا ایک آئینی بینچ بنا دیں، اور جو بھی آئینی درخواستیں سپریم کورٹ میں دائر ہوں تو یہ سینئر جج جو ہیں ان کی سماعت کریں۔ اچھا، اب یہ تو ایک ان کی تجویز ہے جس سے وکلا برحال وہ رضامند ہیں، تحریک انصاف بھی رضامند ہے، کیونکہ ان کے لیے ایک تو یہ بڑا آسان ہو گیا کہ اس سے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب جو ہیں وہ گھر چلے جائیں گے اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کا کام ہو جائے گا، کیونکہ وہ کسی بھی طور پر چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو سپریم کورٹ میں بطور چیف جسٹس وہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ وکلا جو ہے آئینی عدالت کے خلاف ہیں، وہ انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم کسی بھی طور پر آئینی عدالت کو قبول نہیں کریں گے۔ حامد خان جو کہ وکلا کے رہنما ہیں انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے، انہوں نے کہا جی کہ ہم کٹ مریں گے لیکن آئینی عدالت نہیں بننے دیں گے۔ ناظرین اگر آئینی عدالت گورنمنٹ جو ہے جیسے ڈٹرمن ہے یہ بناتی ہے تو ان کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، ایک تحریک جو ہے وہ چلے گی، اور آپ کو یہ بتا دیں یہ تحریک جیسے کہ ہم نے پچھلے ویلاگ میں بھی ڈسکس کیا تھا، یہ صرف وکلا میں سے نہیں ہوگی، یہ تحریک ججز میں بھی ہوگی اور ججز اس کا حصہ ہوں گے۔ اب چونکہ جو سارے آئینی مسودے ہیں، گورنمنٹ کا جو آئینی مسودہ ہے اس میں کچھ زیادہ تبدیلی نہیں ہے جو انہوں نے پہلے اپنا آئینی مسودہ دیا تھا۔ گورنمنٹ کا وہی آئینی مسودہ، انہوں نے کہا جی کہ آئینی عدالت قائم کر دی جائے، اس کے چیف جسٹس جو ہیں وہ پرائم منسٹر ان کو تعینات کرے، پھر اس میں جو ججز لگائے جائیں گے وہ چیف جسٹس آئینی عدالت کے وہ ان کی ریکمنڈیشن کریں، تو ان کی ریکمنڈیشن پر لگائے جائیں گے، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ بال واسطہ اور بلا واسطہ جو ساری آئینی عدالت ہے وہ پرائم منسٹر ہی تعینات کریں گے۔ اور یہ ایک عجیب صورتحال ہے کہ جب پرائم منسٹر ایک آئینی عدالت بنائیں گے، اس کے ججز کو تعینات کریں گے تو وہ کیا فیصلہ دے گی؟ بہرحال یہ اب صورتحال وہ بڑی کھل رہی ہے۔ مسلم لیگ نون ہر صورت جو ہے وہ ترمیم کرنا چاہتی ہے، اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ رابطے ہیں، پیپلز پارٹی تو ان کے ساتھ ہے، اور وہ کہتے ہیں جی کہ اگر مولانا صاحب مان گئے تو ٹھیک ہے، نہیں مانے تو ہم خود سے بھی یہ کام کر لیں گے، ہم خود سے بھی ترمیم کریں گے۔ ناظرین لگتا ہے گورنمنٹ ہر صورت یہ کام کرے گی اور شاید وقتی طور پر اس میں کامیاب بھی ہو جائے، لیکن اگر گورنمنٹ نے یہ کام زبردستی کرنے کی انہوں نے کوشش کی یا کیا گیا تو یہ پھر مستقبل میں فیوچر بہت زیادہ یہ ایشوز جو ہیں، مسائل جو ہیں اس سے پیدا ہوں گے، شاید ان سے نمٹنا گورنمنٹ کے لیے ممکن نہ رہے، کیونکہ ایک بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ اگر آئینی عدالت بناتی ہے تو پھر ان کو چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو وہاں پر لے کے جانا ہوگا، وہاں پر انہوں نے ان کو اپوائنٹ کرنا ہے، کیونکہ آئینی عدالت کو بنانا ہے پھر اس کو چلانا بھی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے روکنا بھی ہے، ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے، اور ان کے لیے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب سے بہتر شاید چیف جسٹس آئینی عدالت کے کوئی نہ ہو۔ اور دوسرا آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتے چلیں، یہ مسودے ابھی چونکہ وہ ایک دوسرے کا شیئر ہو رہے ہیں، ڈسکشن ہو رہی ہیں، دیکھیں اب مولانا کی وہ بات مانی جاتی ہے آئینی بینچ بنانے والی یا نہیں۔ پیپلز پارٹی کہتی ہے جی کہ آئینی عدالت وفاق میں بنا دیں، چاروں صوبوں میں بھی بنا دیں، تو اس طرح کی ساری وہ تجاویز جو ہے برحال وہ سامنے آ رہی ہیں۔ اور دوسرا آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کرتے چلیں، آپ نے وہ جو لوکل بسیں ہیں کبھی آپ نے ان کے پیچھے پڑھا ہوگا، لکھا ہوتا ہے کہ سواری اپنے سامان کی خود حفاظت کرے۔ اب پاکستان میں صورتحال جو ہے وہ یہ ڈیولپ ہو چکی ہے کہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف اپنے لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، انہوں نے ان کو مختلف جگہ پر چھپایا ہوا ہے، ان کی کوشش ہے کہ کہیں یہ گورنمنٹ کے ہتھے نہ چڑھ جائے اور گورنمنٹ ان سے ووٹ نہ ڈلوا لے آئینی ترمیم پر، اور گورنمنٹ جو ہے وہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپنے بندے پورے کرنے کے لیے
जैसे कि उनको वो सुप्रीम कोर्ट ने एक उनको इख्तियार तो दे दिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उनको ये इख्तियार मिल गया कि उनसे वोट डलवा सकते हैं, तो वो ज़बरदस्ती उनको ढूंढने की कोशिश कर रही है, उनको वहाँ से लाकर कौमी असम्बली में और सेनेट में वो चाहती है कि इनसे वोट डलवा ले और आईनी तरमीम जो है उसको पास करवा लिया जाए, 2 तिहाई अक्सरियत जो है हासिल कर ली जाए। गवर्नमेंट क्लेम करती है कि हमने ये हासिल भी कर ली, पीटीआई कहती है जी कि हमारे बंदे जो हैं 2-3 के अलावा बाकी सारे इंटैक्ट है, बाकी हमने संभाल के रखे हुए हैं। तो ज़ाहिर बात है वो अपने वो जो सवारी है अपने वो सामान की हिफाजत तो कर रही है, देखे वो किस हद तक अपने सामान की हिफाजत कर पाती है। बहरहाल ये एक बड़ी बदकिस्मत सूरत हाल है। पाकिस्तान में इस वक्त 90 की दहाई वाला वो दोबारा जो एक सियासी सरगर्मियाँ थी वो शुरू हो चुकी हैं। छांगा मांगा की सियासत जो है वो दोबारा जो है उठ खड़ी हुई है, और उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून जो थी उन्होंने ये काम किया था, और आज भी वही जमात है वो जो काम कर रही है। उस वक्त भी प्लेयर वही थे, आज भी प्लेयर वही हैं, उस वक्त भी काम करने वाले वही थे, आज भी वही हैं, कोई तब्दीली नहीं आई। और अगर आपको बताते हैं कि देखते हैं अब इसमें किस हद तक कामयाब हो पाती है मुस्लिम लीग नून वो आईनी तरमीम करने पे, दूसरी जो सियासी जमातें हैं उनको किस हद तक रजामंद कर पाती है। ये 2-3 जो रोज़ हैं आने वाले एससीओ कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है। 17-18 की जो तारीखें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपके साथ शेयर करें कि जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनकी जजेस के साथ मुलाकातें हो रही हैं, डेली की बेसिस पर उनकी मुलाकातें हो रही हैं, और इस बारे जजेस जो हैं जो अक्सरियती जजेस हैं वो डिस्कशन कर रहे हैं आपस में। अभी तक उनकी जानब से ऐसा कोई बड़ा ऑर्डर नहीं आया, और इसमें जैसे कि हमने आपसे शेयर किया था आपको बताते चलें कि उनका मौक़िफ़ ये है कोई ऐसा प्रीएम्प्टिव ऑर्डर ना दिया जाए, मफरूज़ों पर मबनी ऐसा कोई हुक्मनामा ना जारी किया जाए जिससे बाद में सुप्रीम का सामना करना पड़े, क्योंकि गवर्नमेंट अभी तक उसका पता नहीं है कि उन्होंने 2 तिहाई अक्सरियत पूरी कर ली है या नहीं की, और अगर तो उन्होंने नहीं की तो फिर किसी ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है, यानी तरमीम की ज़रूरत नहीं है, और अगर उन्होंने कर लिया तो फिर शायद को ऑर्डर आ जाए। बहरहाल जो ज़राए हैं वो कहते हैं कि जो आने वाले 17-18 की तारीखें हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, केस भी लग चुका है, और इसमें इन अक्सरियती जजेस की जानब से बहुत बड़ा एक ऑर्डर जो है वो मतवक्को है। ये हम आपको बता रहे हैं, ये हमको खबर दे रहे हैं, बहुत बड़ा ऑर्डर मतवक्को है। इस पूरे सिस्टम, इस पूरे जो कार्रवाई है इसको रोका जा सकता है। वो इस तरह से कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक वो उनका जो ऑर्डर है उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया, पीटीआई को रिजर्व सीट्स नहीं दी, और चूँकि ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, जजमेंट है, इस पर इम्प्लीमेंट होना है, और इसमें अभी इनकी जानब से बड़ा ऑर्डर आ सकता है, और वो रोक सकते हैं इस सारे सिस्टम को, इस सारे निज़ाम को, इस सारी कार्रवाई को, इस तरमीम को, कि जब तक आप हमारे हुक्म पर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे आप ये काम नहीं कर सकते। और अगर इन्होंने ये 10-12 दिन के लिए ये रोक दिया तो ज़ाहिर बात है 25 अक्टूबर के बाद फिर शायद कोई प्रॉब्लम इनके लिए ना हो, क्योंकि फिर जो है सुप्रीम कोर्ट में वो इंडिपेंडेंट जजेस जो हैं वो आकर बैठेंगे, वही उसका निज़ाम चलाएंगे और वही आगे सारे इसका सिलसिला चलाएंगे। बहरहाल ये अब सूरत हाल है। देखें अब जस्टिस मंसूर अली शाह वो ऑर्डर करते हैं, और उसकी अगर करते हैं तो उनके ऑर्डर की टाइमिंग क्या होती है, वो जो तुर्क का पत्ता फेंकना है उन्होंने वो किस वक्त फेंकते हैं, उनकी जानब से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, हर हल्के में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो जजेस हैं अब वो क्या काम करेंगे और वो क्या ऑर्डर पास करेंगे। तो नाज़रीन ये एक जानब तो उन जजेस के हवाले से वो एक एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि सियासी और अदालती हलकों में जिसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है। बहरहाल इस वक्त तक वो सूरत हाल जो है वो बड़ी गंभीर है, वो मामलात हैं जो एक दूसरे के साथ वो बड़े फंसे हुए हैं, और हर जो प्लेयर है वो अपने तौर पर देख रहा है कि अब उसको क्या किरदार अदा करना है। तो नाज़रीन ये सूरत हाल है। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो आईनी तरमीम लाने में कामयाब हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानब से अब क्या कोई बड़ा फैसला आ सकता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज शाह ने केस जो है वो बेंच के सामने लगा दिया, और तीसरा ये है कि जो अक्सरियती जजेस हैं वो अब इस बारे में क्या फैसला करेंगे। तो नाज़रीन ये थी अब तक की सूरत हाल, ये थी अब तक की डेवलपमेंट जो आपके साथ शेयर कर रहे थे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे नए वीलॉग के साथ, नई पेशरफ्त के साथ। अल्लाह हाफिज़।